हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और ये एक बहुत ही स्पेशल वीडियो आपके लिए होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि पहली बार मैं कंप्लीट इकोनोमेट्रिक्स आपके लिए लेकर के आया हूं, वो भी एक वीडियो में, ताकि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम, जेट का एग्जाम, गेट के एग्जाम और जितने भी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम होता है तभी में ये काम दे सके। ठीक है ना? ध्यान रखना है, जो मैं जितने भी टॉपिक इन सब के सिलेबस में मैं पूरा डिस्कस करूंगा वन बाय वन, लेकिन रहेगा ब्रीफ, बहुत डिटेल नहीं रहेगा, है ना? क्योंकि एक शॉट में मुझे सब कुछ बताना है, एक कंप्लीट एक वीडियो में पूरा इकोनोमेट्रिक्स बताना है। ठीक है ना? तो आपका काम क्या है? आपका काम है पूरा वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना? दूसरी बात, सबसे पहले अगर आप रांची से हैं, ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, किसका? बीए इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स, यूजीसी नेट, सीयूटी यूजी, पीजी, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, इन सब का क्लास अगर आप करना चाहते हैं तो हमारा कोचिंग सेंटर ये रांची में है। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, उस नंबर पे कॉल कीजिए एंड डिटेल इंफॉर्मेशन लीजिए, है ना? क्योंकि इकोनॉमिक्स एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है जिसको सच में लोगों को ढंग से पढ़ना चाहिए। ठीक है ना? चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज कंप्लीट इकोनोमेट्रिक्स, है ना? शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। क्या होता है इकोनोमेट्रिक्स, बताइए। देखिए, अगर मैं बात करूं, फिलहाल इकोनोमेट्रिक्स जो है अपना बहुत ही स्पेशल सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ स्पेशल ब्रांच बन गया है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स थ्योरी का इंपेरिकल वेरिफिकेशन करता है। मतलब इकोनॉमिक्स थ्योरी ने कहा कि जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, है ना? इकोनॉमिक्स का थ्योरी कह दिया, इसका इंपेरिकल वेरिफिकेशन बेसिकली इकोनोमेट्रिक्स के द्वारा होता है ना? इकोनोमेट्रिक्स क्या करता है? डील्स विथ मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप। इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या होते हैं? जैसे प्राइस और डिमांड के बीच। इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। होता क्या है ना, बहुत बच्चे ना इकोनोमेट्रिक्स को सोच करके डर जाते हैं कि भाई बड़ा डिफिकल्ट चीज है। नहीं, प्यार से पढ़िए, ढंग से पढ़िए, कंसेप्ट क्लियर करते हुए पढ़िए, कोई डिफिकल्ट नहीं है ना? इकोनोमेट्रिक्स जो है, लेकिन ये मिक्सचर है किसका? इकोनॉमिक्स थ्योरी का, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का और स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, इन सब का एक मर्ज रूप में हमारे पास जो सब्जेक्ट आता है वो होता है इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है ना? कहता है द रिलेशनशिप ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरीज आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन मैथमेटिकल फॉर्म एंड कंबाइंड विथ इंपेरिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखिए जो रिलेशनशिप होते हैं ना, उसको तो बेसिकली हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और जब उसका वेरिफिकेशन कर देते हैं इंपेरिकली तो वो हमारा बन जाता है इकोनोमेट्रिक्स। क्लियर है? वन वर्ड में समझिए, मतलब एक सेंटेंस में समझिए इकोनोमेट्रिक्स का मीनिंग क्या है। इकोनोमेट्रिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स थ्योरी का इंपेरिकल वेरिफिकेशन है, इंपेरिकल वेरिफिकेशन। ठीक है ना? अगर बात करें इकोनोमेट्रिक्स जो है, कहता है ये डिफरेंट है फ्रॉम अदर ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स सच एज मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स, इन सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जो है वो यूजुअली इकोनॉमिक्स थ्योरी को मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, वो इसका इंपेरिकल स्टडी नहीं करता है। जैसे मान लीजिए एक फॉर्मूला है, कंजम्पशन ए प्लस बी वाई है, ये इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया मैथमेटिकली मैंने। ये सिंपली क्या कह रहा है? ये कह रहा है कंजम्पशन जो है वो डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ इनकम पे। ठीक है, कितना डिपेंड करेगा, कैसे डिपेंड कर रहा है, पॉजिटिव है, निगेटिव, ये तो भी यहाँ पे ये प्लस का साइन है, चलो पॉजिटिव रिलेशन है, लेकिन कितना हद तक वो डिपेंड कर रहा है ये तो पता नहीं है ना। तो ये सिर्फ एक रिलेशन दिखा दिया कि कैसा रिलेशन है, तो कि इनकम जब चेंज होगा कंजम्पशन भी हमारा चेंज होगा। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू प्लस लिखा हुआ है बी के जगह पे, तो पॉजिटिवली रिलेटेड है। ठीक है, इसका इंपेरिकल स्टडी जो है वो इकोनोमेट्रिक्स करेगा, मैथमेटिक्स नहीं करता है। ठीक है ना? अगर बात करें स्टैटिस्टिक्स का, तो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है? ये करता है कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, है ना? तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक प्रकार से हमें डेटा कलेक्ट कैसे करें, नहीं करें, वो सब चीजें बता दे रहा है। ठीक है, अब होता है क्या, एप्लीकेशन जितने भी स्टैटिस्टिक्स का जो एप्लीकेशंस है, ठीक है, वो उसको हम लोग जब इकोनॉमिक्स थ्योरी में अप्लाई करते हैं थ्रू इंपेरिकल रिसर्च,
तो फिर वो बन जाता है इकोनोमेट्रिक्स। भाई सीधी सी बात है, स्टैटिस्टिक्स डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस वगैरह की बात करता है, कंक्लूजन और जो वेरिफिकेशन था इकोनॉमिक्स थ्योरी को वो हमारा इकोनोमेट्रिक्स करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इकोनोमेट्रिक्स एक सेपरेट सब्जेक्ट है, स्पेशल सब्जेक्ट है। क्लियर? चलिए, इंट्रो था, इससे सवाल तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आने जा रहा है, इसलिए मैं ब्रीफली आपको डिस्कस कर दिया है, ठीक है ना। अब आता है मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। क्या है मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स? मतलब इकोनोमेट्रिक्स में जो वेरिफिकेशन हम लोग करेंगे उसका मेथोडोलॉजी क्या होगा, मेथड्स क्या होगा, है ना। तो सबसे पहला स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी हाइपोथेसिस, मतलब इकोनॉमिक्स थ्योरी का स्टेटमेंट क्या कहता है। इकोनॉमिक्स थ्योरी जैसे कहता है कि जब इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन बढ़ेगा, लेकिन जिस रेट से इनकम बढ़ेगा उस रेट से कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरी। क्लियर? अब है स्पेसिफिकेशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द थ्योरी। जो थ्योरी ने कहा उसको मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। फिर क्या है स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल और इकोनोमेट्रिक्स मॉडल, उसका इकोनोमेट्रिक्स मॉडल बनाना। जैसे मान लीजिए हम एक इक्वेशन ले रहे हैं वाई आई इक्वल्स अल्फा प्लस बीटा एक्स आई, ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, है ना। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग डिस्टर्बेंस टर्म भी इंक्लूड कर देंगे। क्यों? क्योंकि भाई सीधी सी बात है ना, अगर हम अपना सिर्फ इतना लिख रहे हैं, इसका मतलब मैथमेटिक के रूप में ऐसा लिखे, इसका क्या मतलब हुआ, y सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है x पर। मान लीजिए x इनकम है, y कंजम्पशन है, तो क्या कह रहा है कंजम्पशन सिर्फ और सिर्फ इनकम पे डिपेंड कर रहा है। क्या हकीकत में ऐसा होता है? नहीं, कंजम्पशन कई और फैक्टर्स पे भी डिपेंड कर सकते हैं। इसीलिए जब इसमें यूआई टर्म हम लोग इंक्लूड कर दिए जिसको डिस्टर्बेंस टर्म बोलते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या बन गया, वो हमारा इकोनोमेट्रिक्स मॉडल बन गया, ठीक है। अब ऑब्टेनिंग द डेटा, अब डेटा ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। डेटा ऑब्टेन करने के बाद एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर, जो हमारा अल्फा और बीटा है उसका पैरामीटर हम लोग उसका वैल्यू निकालेंगे। मतलब सैंपल कलेक्ट करेंगे, सैंपल को एनालाइज करके सैंपल के बेसिस पे पॉपुलेशन का स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जो एस्टिमेटेड वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू अल्फा कैप हो जाएगा, बीटा का वैल्यू बीटा कैप हो जाएगा। और जो हमारा एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन बनेगा वाई आई कैप इक्वल वाई आई कैप बराबर अल्फा कैप प्लस बीटा कैप एक्स आई, ठीक है। ये हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू आएगा। क्लियर? जहां पे अल्फा कैप और बीटा कैप जो है वो क्या है, पैरामीटर है। तो बीटा कैप का वैल्यू जब आ जाएगा पता चल जाएगा कि एक्स आई पर ये वाई कितना डिपेंड करता है, ठीक है ना। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब जो हम लोगों ने हाइपोथेसिस देखा था, क्या बोला था कि जब इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन बढ़ेगा, लेकिन जिस रेट से इनकम बढ़ेगा उस रेट से कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा। तो वो क्या पता चल रहा है, वो हो रहा है नहीं हो रहा है, ये चीज देखेंगे। फिर प्रेडिक्शन और फोरकास्टिंग, जब एक बार हमें पता चल गया रिग्रेशन इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, तो हम लोग फोरकास्ट करते हैं कि फ्यूचर में कितना कंजम्पशन होगा इतना लेवल ऑफ इनकम पे, है ना। एंड देन इट इज यूज फॉर द पॉलिसी पर्पसेस, ठीक है। तो फिर इसका आगे यूज करते हैं कहां पे, पॉलिसी पर्पस से, ठीक है ना। देखिए ब्रीफली मैं डिस्कस किया हूं, मुझे उम्मीद है आपको पहले पढ़ चुके होंगे, तो ये आपको तुरंत ब्रीफ जो है क्विक रिवीजन आपका करवा देगा ये सेक्शन, ठीक है ना। हाँ, तो अब आगे देखते हैं नेचर और टाइप्स ऑफ डेटा। डायरेक्ट सवाल इससे भी रहता है आपका यूजीसी नेट वगैरह के एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए नेचर ऑफ डेटा पहले समझते हैं हम लोग, है ना। कहता है नेचर ऑफ डेटा की बात करें या टाइप्स ऑफ डेटा की बात करें, डेटा टाइम सीरीज का हो सकता है, क्रॉस सेक्शनल का हो सकता है, पूल्ड डेटा हो सकता है, पैनल डेटा हो सकता है। सबको वन बाय वन हम लोग देखते हैं, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से जरूर देखिएगा, ठीक है। कहता है टाइम सीरीज डेटा। कहता है अगर टाइम सीरीज डेटा की बात करा जाए, ठीक है, तो कहता है a set of observation on the value that a variable takes at different time, अलग अलग टाइम में किसी ऑब्जर्वेशन का वैल्यू पता करना, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, क्या, टाइम सीरीज डेटा। कहता है सच डेटा में भी कलेक्टेड एट रेगुलर टाइम इंटरवल, ये क्या हो सकता है, रेगुलर टाइम इंटरवल पे कलेक्ट किया जा सकता है, जैसे डेली, वीकली, मंथली या फिर आपका क्वार्टरली, एनुअली, ये सब, ठीक है ना। जैसे स्टॉक प्राइस क्या होता है, रेगुलर बेसिस पे जो है वो कलेक्ट किया जाता है, वेदर रिपोर्ट, मनी सप्लाई फिगर्स, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जीडीपी, गवर्नमेंट बजट, ठीक है। ये सब वो डेटा है जो टाइम टू टाइम जो है एक रेगुलर इंटरवल पे उसे कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई डेटा अगर जैसे 2001 में कोई डेटा कलेक्ट किया गया, 2002 में कलेक्ट किया गया, 2003 में कलेक्ट किया गया,
2004 में कलेक्ट किया गया। इसे रेगुलर बेसिस पर कलेक्ट हो रहा है ना, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, टाइम सीरीज डेटा कहलाएगा। ठीक है। वहीं अगर क्रॉस सेक्शनल डेटा की बात करें तो कहता है क्रॉस सेक्शनल डेटा जो होता है ये कलेक्ट होता है कब, वन और मोर वेरिएबल्स कलेक्टेड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, एक ही टाइम पे एक या कई वेरिएबल्स की बात की जाए, ठीक है, डिस्कस किया जाए, तो वो क्रॉस सेक्शनल डेटा होता है। ठीक है। क्रॉस सेक्शनल डेटा जो होता है ये टाइप ऑफ वन डायमेंशनल डेटा होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। क्रॉस सेक्शनल डेटा रेफर्स टू डेटा कलेक्टेड बाय ऑब्जर्विंग मेनी सब्जेक्ट्स सच एज इंडिविजुअल्स, फर्म, कंट्रीज, रीजन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम विदाउट रिगार्ड टू द डिफरेंस इन टाइम। अलग अलग समय पे नहीं, एक ही समय पे अगर कई सारे वेरिएबल्स की बात की जाए वो हमारा क्रॉस सेक्शनल डेटा होगा। जैसे सेंसस ऑफ पॉपुलेशन कंडक्टेड बाय द सेंसस ब्यूरो एवरी 10 ईयर्स, जब होता है एट द टाइम, एक ही टाइम में कई सारे इंफॉर्मेशन लिया जाता है ना, तो ये हमारा कहलाएगा क्रॉस सेक्शनल डेटा। अब अगर पुल्ड डेटा की बात करें तो क्या होता है, इन पुल्ड डेटा और कंबाइंड डेटा आर एलिमेंट्स ऑफ बोथ टाइम सीरीज का भी क्रॉस सेक्शनल, दोनों का डेटा हो सकता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ यू टेक हाउस होल्ड इनकम डेटा ऑन हाउस होल्ड एक्स वाई जेड in 1990 and then we will take the same income data on household G F A in 1995। याद रखिएगा 1990 में 3 हाउस होल्ड से मैंने इंफॉर्मेशन कई तरह का लिया, ठीक है, फिर 1995 में फिर लिया, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल अलग अलग है। ठीक है। अब अगर वही पैनल डेटा की बात करेंगे ना, तो ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ डेटा है। ठीक है। जिसमें क्या कहता है, सेम फैमिली जो है वो सर्वे किया जाता है। जैसे एक्स वाई जेड 1990 में सर्वे किया गया, 1995 में भी उसी इंडिविजुअल से ही इंफॉर्मेशन लिया जाए। ठीक है। तो ये पैनल डेटा होगा, याद रखना एग्जाम में सवाल आता है। सेम कैंडिडेट सेम रिस्पोंडेंट रहा अगर, तो वो क्या होगा, पैनल डेटा, और अलग अलग टाइम में अगर अलग अलग इंडिविजुअल से इंफॉर्मेशन लिया गया वो क्या होगा, पूल्ड डेटा होगा। ठीक है। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे है मेजरमेंट स्केल ऑफ वेरिएबल्स। देखिए इकोनॉमेट्रिक्स में मेजरमेंट स्केल ऑफ वेरिएबल बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है। ठीक है। सबसे पहला इसमें आता है रेशियो स्केल। ठीक है। कहता है फॉर अ वेरिएबल एक्स, मान लीजिए टेकिंग वैल्यूज x1 एंड x2, तो वैल्यू x1 x2 है, द रेशियो x1 x2 एंड द डिस्टेंस x2 माइनस x1 आर मीनिंगफुल क्वांटिटी। अगर ऐसा हो, क्या x1 x2 दो वैल्यू है, उसका रेशियो कर दें वो भी मीनिंगफुल हो, डिस्टेंस निकाल दें x2 माइनस x1 वो भी एक मीनिंगफुल हो। ऑल्सो देयर इज अ नेचुरल ऑर्डरिंग, क्या असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑफ द वैल्यू अलोंग द स्केल, मतलब एक ऑर्डर हो, मतलब कि कंपैरिजन पॉसिबल हो। कह सकते हैं x2 इज लेस और इक्वल टू x1 या x2 इज ग्रेटर इक्वल टू x1, इस प्रकार की अगर मतलब क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, वो मीनिंगफुल है, तब हम लोग कहते हैं वो रेशियो स्केल है। जैसे ये हम लोग कह सकते हैं ना, दिस ईयर जीडीपी इज कंपेयर्ड विद द प्रीवियस ईयर जीडीपी, कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ये साल का जीडीपी मान लो 100 है, पिछले साल का जीडीपी 90 था, डिवाइड कर देंगे पता चलेगा ना, एक मतलब क्या एक से ज्यादा आया ना, मतलब क्या बोलेंगे, इस साल जो जीडीपी है वो ज्यादा है। रेशियो भी लिख सकते हैं, डिफरेंस भी दिखा सकते हैं, ठीक है, कंपेयर भी कर सकते हैं। तो जब सिंपली क्वांटिटेटिव डेटा जो होगा ना, वो बेसिकली रेशियो स्केल होता है हमारा। ठीक है। वो क्या होता है, रेशियो स्केल होता है, जिसमें रेशियो के फॉर्म में, डिस्टेंस के फॉर्म में या फिर कंपैरिजन के फॉर्म में दिखाना संभव होता है। क्लियर। अब है भाई इंटरवल स्केल। कहता है एन इंटरवल स्केल वेरिएबल सेटिस्फाई द लास्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ द रेशियो स्केल वेरिएबल बट नॉट द फर्स्ट, मतलब लास्ट का दो को जो है वो तो बता देगा, ठीक है, दो कंडीशन जो सेटिस्फाई कर देगा, कंपैरिजन कर सकते हैं, डिस्टेंस बोल सकते हैं, लेकिन रेशियो के फॉर्म में नहीं दिखा सकते हैं। रेशियो स्केल में 3 क्राइटेरिया, ये और ये तीनों है, बट इंटरवल स्केल में सिर्फ लास्ट का 2, पहला नहीं। मतलब जैसे डिस्टेंस बिटवीन 2 टाइम पीरियड से 2000 से 1995 इज मीनिंगफुल बट नॉट द रेशियो ऑफ 2 टाइम, मतलब अरे भाई अगर रेशियो निकाल रहे हैं किसका, ईयर 2000 डिवाइडेड बाय ईयर 1990, कोई मीनिंग है क्या, कोई मीनिंग नहीं है। तो ये इंटरवल स्केल होगा, मतलब जिसको हम लोग रेशियो में नहीं दिखा सकते हो, वो इंटरवल स्केल। क्लियर। ऑर्डिनल स्केल एक होता है, क्या होता है, अ वेरिएबल बिलोंग टू दिस कैटेगरी
ओनली इफ इट सेटिस्फाई थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द रेशियो स्केल दैट इज नेचुरल ऑर्डरिंग। तो सिर्फ ऑर्डर, जो ऑर्डर वाला था ना जिसे कंपैरिजन कर पा रहे थे, सिर्फ उसको सेटिस्फाई करता हो, बाकी को सेटिस्फाई नहीं करता हो। जैसे ग्रेडिंग सिस्टम ए बी सी ग्रेडिंग देते हैं ना, कि ए जो है फर्स्ट रैंक वाला, बी सेकंड रैंक वाला, सी थर्ड रैंक वाला, नेचुरल ऑर्डरिंग है। अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये भी ऑर्डर है। लेकिन अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास अगर हम लोग लिखे, जैसे यहाँ पे ए बी सी ग्रेड है, ए माइनस बी क्या होता है? कुछ नहीं, कोई मीनिंग है? नहीं। ए बटा बी क्या होता है? कोई मीनिंग है? नहीं। अरे अपर क्लास बटे मिडिल क्लास क्या मीनिंग हो? कोई मीनिंग नहीं हुआ। ठीक है, ये क्वांटिटी के टर्म में नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉमिनल स्केल। अब भाई नॉमिनल स्केल क्या होता है? तो कहता है वेरिएबल इन दिस कैटेगरी हैव नन ऑफ द फीचर्स ऑफ रेशियो स्केल। कोई फीचर नहीं होता है रेशियो स्केल का, मतलब ना तो हम लोग रेशियो में दिखा सकते हैं, ना तो डिस्टेंस में दिखा सकते हैं, ना तो फिर नेचुरल ऑर्डरिंग में दिखा सकते हैं। ये बेसिकली क्या होता है? क्वालिटेटिव डेटा होता है, जैसे मेल फीमेल। इसको क्या दिखाओगे रेशियो में, क्या डिस्टेंस में? नहीं। मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स, सेपरेटेड, ये सब सिंपली जो है ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है, ठीक है। इसको हम लोग नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब ना तो रेशियो में, ना डिस्टेंस में, ना तो नेचुरल ऑर्डरिंग में, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल ऑफ वेरिएबल, ठीक है। कोई दिक्कत मेरे समझ से यहां तक नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में, ठीक है। देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि पूरा का पूरा इकोनोमेट्रिक्स ही जो है रिग्रेशन एनालिसिस पे बेस्ड है ना। कहता है रिग्रेशन जो है, ये रिग्रेशन इक्वेशन या रिग्रेशन एनालिसिस जो है फ्रांसिस गैल्टन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वो एक स्टडी कर रहे थे, वहां पे उन्होंने देखा कि भले ही टॉल पेरेंट्स के जो चाइल्ड है वो टॉल है, शॉर्ट पेरेंट्स के जो चाइल्ड है वो शॉर्ट है, लेकिन जो एवरेज हाइट है ना, चाहे वो टॉल पेरेंट्स का एवरेज, बच्चों का एवरेज हाइट हो, या शॉर्ट पेरेंट्स के बच्चों का एवरेज हाइट हो, ठीक है, वो किधर मूव कर रहा है? वो मूव कर रहा है पूरे पॉपुलेशन का एवरेज हाइट की ओर, ठीक है। इसी बेसिस पर रिग्रेशन एनालिसिस दिया गया है। रिग्रेशन एनालिसिस में क्या होता है ना, कि हमें देखना, इसमें देखा जाता है कि एक वेरिएबल पे दूसरा वेरिएबल कैसे डिपेंड करता है। जैसे एक इक्वेशन होता है y इक्वल्स a प्लस बी एक्स, राइट। इसका मतलब है यहाँ x y जो है हमारा वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल y वो किस तरह से डिपेंड करता है x पर, ये हम लोग पता लगाते हैं रिग्रेशन एनालिसिस में, रिग्रेशन इक्वेशन में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रिग्रेशन इक्वेशन दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। आपका रिग्रेशन इक्वेशन लीनियर हो सकता है, एक नॉन लीनियर हो सकता है, ठीक है। हम लोग बेसिकली स्टडी लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन का करते हैं। लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन में कि क्या होता है ना, कि सेम प्रोपोर्शन में चेंजेस होता है। जब x में चेंजेस होगा तो y में भी चेंजेस होगा, और वो जो चेंजेस है वो सेम प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है। और लीनियर होने के कारण जो रिग्रेशन लाइन बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक हमारे पास देखिए, ये हमारे पास गिवन डेटा है, हाइट इन इंचेस है, एज ईयर्स में दिया हुआ है, ठीक है। ये x हमारा वैल्यू, ये y वैल्यू है, राइट। तो जब y और x हमारा निकालते हैं पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, है ना, तो वो क्या होता है, वाई आई इक्वल्स क्या हो गया, बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई, है ना। ये जो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है वो क्या होगा, मीन वैल्यू भले एक्चुअल वैल्यू ये दिया हुआ हो, ठीक है, बट जब रिग्रेशन इक्वेशन निकालते हैं तो ये लाइन फिट करता है, और ये लाइन हमारा बनता है रिग्रेशन लाइन, ठीक है। याद रखिए क्या बनेगा हमारा, ये रिग्रेशन लाइन इस प्रकार का स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन को दिमाग में रख के चल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, दो टर्म आता है, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन और एक आता है सैंपल रिग्रेशन फंक्शन, ठीक है। पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन क्या हो गया, वाई आई इक्वल्स बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस यू आई, राइट, ठीक है। सैंपल रिग्रेशन फंक्शन, देखो ऑब्वियस सी बात है, पूरा पॉपुलेशन का स्टडी करना इज नॉट पॉसिबल, तो ये क्या होता है, ये बीटा 1 कैप प्लस बीटा 2 कैप एक्स आई, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सैंपल रिग्रेशन फंक्शन हो जाता है, ठीक है। या फिर इसको एस्टिमेशन भी बोलते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई, राइट।
तो जब हमें क्या करना है, हमें स्टडी करना है पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल रिग्रेशन फंक्शन, तो वहां जो इक्वेशन बनेगा वाई आई इक्वल्स क्या होता है, ये सैंपल रिग्रेशन फंक्शन प्लस जो हमारा एक्सपेक्ट डिस्टर्बेंस टर्म रहेगा, जो मतलब सैंपल रिग्रेशन फंक्शन, देखिए सिर्फ सैंपल रिग्रेशन फंक्शन को स्टडी कर ले तो जरूरी नहीं पूरा पॉपुलेशन का करेक्ट इंफॉर्मेशन दे दे, तो यू आई कैप जो है एक डिस्टर्बेंस टर्म यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा, वाई आई इक्वल्स बीटा 1 कैप प्लस बीटा 2 कैप एक्स आई प्लस यू आई का कैप, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं यहाँ पे बीटा 1 कैप और बीटा 2 कैप, और इस बेसिस पर पूरे पॉपुलेशन के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं। ये पूरा पॉपुलेशन फंक्शन है, उसको किसके आधार पे, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन के आधार पे, ठीक है। कैसे निकालते भाई, देखिए वाई आई बराबर हमारे पास है क्या, बीटा 1 कैप प्लस बीटा 2 कैप एक्स आई प्लस यू आई का कैप, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है बीटा 1 कैप और बीटा 2 कैप, ये जो दो पैरामीटर उसका वैल्यू निकालना है। तो जब लिस्ट स्क्वायर मेथड यूज करते हैं, लिस्ट स्क्वायर, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, यू आई कैप सिग्मा लेंगे और उसका मतलब इसको ऐसे लिख दीजिए, पहले एक स्टेप, ये बराबर क्या होगा, वाई आई माइनस बीटा 1 कैप माइनस बीटा 2 कैप एक्स आई। अब टेकिंग सिग्मा एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, क्या होता है, ये हमारा हो जाता है, राइट, माइनस बीटा 1 कैप माइनस बीटा 2 कैप एक्स आई का स्क्वायर। देखिए मैं उतना ही बता रहा हूं जितना आपका काम में एग्जाम में है, ठीक है, क्योंकि ये ब्रीफ जो है आपको नॉलेज दिया जा रहा है इकोनोमेट्रिक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, इसमें क्या करना है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि हमें क्या क्या निकालना, हमें निकालना है अल्फा बीटा 1 कैप और बीटा 2 कैप। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करके इसको इक्वल 0 करेंगे, एक बार किसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, बीटा 2 कैप के रिस्पेक्ट में इक्वल्स टू 0 करेंगे, ठीक है। मतलब ये जो हमारा इक्वेशन उसको मिनिमाइज करेंगे, हमारा मोटिव होता है एरर टर्म को मिनिमाइज करना। और जब ये हमारा इक्वेशन ये हम लोग अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आता है सिग्मा वाई आई बराबर एन बीटा 1 कैप प्लस बीटा 2 कैप सिग्मा एक्स आई, ठीक है। ये इक्वेशन एक हमारा इक्वेशन आता है, और इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा एक्स आई वाई आई बराबर बीटा 1 कैप सिग्मा एक्स आई प्लस बीटा 2 कैप सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर आता है, ठीक है। इन दोनों को नॉर्मल इक्वेशंस कहते हैं, किसका, लिस्ट स्क्वायर मेथड का, किसका, लिस्ट स्क्वायर मेथड का नॉर्मल इक्वेशन। और जब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो बीटा 1 कैप जो आएगा वो क्या आता है, वाई बार माइनस बीटा 2 कैप एक्स बार, ठीक है। और बीटा 2 कैप क्या आता है हमारा, बीटा 2 कैप आता है सिग्मा एक्स आई वाई आई बाय सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, जहां स्मॉल एक्स आई का मतलब है एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। और स्मॉल वाई आई का मतलब है हमारा वाई आई माइनस वाई बार, ठीक है ना। इसको ये तरीका है एस्टिमेट करने का, जो पैरामीटर्स हैं हमारे बीटा 1 कैप और बीटा 2 कैप का। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे क्या है, आगे हमारा है, तो ये हमारा क्या था, ये था हमारा बीटा 1 कैप और बीटा 2 कैप का एस्टिमेशन, मतलब एस्टिमेशन ऑफ रिग्रेशन पैरामीटर्स बोलिए यूजिंग लिस्ट स्क्वायर मेथड, है ना। बस ब्रीफली मैं बता रहा हूं इसको, ठीक है। अब आगे है द assumption अंडरलाइंग द मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर, मतलब लिस्ट स्क्वायर मेथड जो यूज करते हैं, ठीक है, उसमें क्या assumptions लिया जाता है। तो पहला assumption है जीरो मीन वैल्यू ऑफ डिस्टर्बेंस टर्म यू आई, ठीक है, मतलब जो मीन वैल्यू ऑफ यू आई होगा वो 0 होगा। क्या होगा, मीन वैल्यू 0 होगा। जैसे देखिए ये हमारा पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, ये हमारा मीन वैल्यू है वाई आई का, ठीक है। यू आई इधर है, पहले ऊपर गया, ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन इसके ऊपर होगा जिसको प्लस यू आई बोलेंगे,
कुछ इंफॉर्मेशन उसके नीचे होगा, माइनस यूआई बोलेंगे, तो माइनस 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 जोड़ेंगे, प्लस प्लस इसको जोड़ेंगे, ठीक है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा 0 हो जाएगा। वही बोला मीन वैल्यू ऑफ यूआई जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्स वैल्यूज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरर टर्म, मतलब जो कोवेरियंस बिटवीन एक्स आई और यू आई होगा, जो हमारा रिग्रेशन इक्वेशन है वाई आई इक्वल्स बीटा बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस यू आई, इसमें एक्स आई यू आई के बीच कोई रिलेशन नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट, दिस इज द सेकंड अजम्पशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, होमोसिडास्टिसिटी या फिर कांस्टेंट वेरिएंस, मतलब जो वेरिएंस ऑफ यू आई होता है वो हमारा क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर, ये जो हमारा कांस्टेंट है, क्या है, एक प्रकार का कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट होता है इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग होमोसिडास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। देखिए डायग्राम भी इसका बना हुआ है, इधर हमारा मान लीजिए इनकम लेवल लिया गया है, ठीक है, इधर लिया गया सेविंग, ठीक है, तो इनकम बढ़ रहा है x1 से x2 xi चलता गया। देखिए सेविंग का डिस्ट्रीब्यूशन वही सेम का सेम है, कोई चेंजेस नहीं, मतलब जो वेरिएंस है हमारा, वेरिएंस हमारा क्या है, कांस्टेंट वेरिएंस हमारा यहाँ पे है, ठीक है, क्लियर। कांस्टेंट वेरिएंस का अजम्पशन लिया गया है, किसका अजम्पशन है भाई, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का अजम्पशन है ये, ठीक है। इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं याद रखिएगा, मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, ये जो यहाँ पे है ना, द अजम्पशन अंडरलाइंग द मेथड लीस्ट स्क्वायर, इसको बोलते हैं अजम्पशन ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, CLRM भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब सवाल है कि सर अगर मान लीजिए वेरिएंस कांस्टेंट ना हो तो, देखिए पहले मान लीजिए इतना है फिर घटा, है ना, तो इसको बोलते हैं हेट्रोसिडास्टिसिटी, क्या बोलते हैं, हेट्रोसिडास्टिसिटी, ठीक है। देखिए शुरुआत में जब आप टाइपिंग क्लास जाते हो तो शुरुआत में टाइपिंग एरर ज्यादा होता है, धीरे धीरे जैसे तो प्रैक्टिस बढ़ाते हो टाइपिंग एरर घटता जाता है ना, तो इस तरह का सिचुएशन जो होगा वो हेट्रोसिडास्टिसिटी होगा। लेकिन क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या कहता है कि वेरिएंस कांस्टेंट होता है, मतलब होमोसिडास्टिसिटी होता है, ठीक है। आगे, नो ऑटो कोरिलेशन बिटवीन द डिस्टर्बेंस टर्म, मतलब दो डिस्टर्बेंस डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस का डिस्टर्बेंस टर्म्स है, एक है यू आई एक है यूजे, इसके बीच में किसी प्रकार का रिलेशन नहीं है, मतलब कोवेरिएंस नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए ये अगर मान लीजिए ये यू आई है ये यूजे है, ठीक है, इस प्रकार जा रहा है, मतलब पॉजिटिवली रिलेटेड है, ये निगेटिवली रिलेटेड है, लेकिन ये इस तरह से रहेगा ना तो ये हमारा नो ऑटो कोरिलेशन है, मतलब किसी प्रकार का रिलेशन यू आई यूजे के बीच में नहीं है, ऐसा अज्यूम किया गया किसमें, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में, ठीक है। आगे देखिए, अब प्रॉपर्टीज ऑफ लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स, मतलब ये जो बीटा 1 कैप था एंड बीटा 2 कैप था, ठीक है, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो पहला है कहता है इट इज लीनियर, मतलब लीनियर फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल होता है, ठीक है, ये लीनियर फंक्शन होता है, पहला याद रखिएगा। इट इज अनबायस्ड, अनबायस्ड का मतलब जो एक्सपेक्टेड वैल्यू बीटा 2 कैप होगा, मान लीजिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा 2 कैप वो ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू अगर पॉपुलेशन जो एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, उसके बराबर आ गया है ना, इसका मतलब अनबायस्ड है, दैट इज इसको लिख सकते हैं बीटा 2 कैप माइनस बीटा 2 इक्वल 0, दोनों ही बीटा 1 वाले केस में भी और बीटा 2 वाले केस में भी, ठीक है, दोनों अनबायस्ड होता है, ठीक है। तीसरा क्या, मिनिमम वेरिएंस, जो वेरिएंस होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर ये अनबायस्डनेस वाला प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब क्या होता है, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात, वेरिएंस मिनिमम होता है, ठीक है, क्या होता है, वेरिएंस मिनिमम होता है। तो यहां से क्या क्लियर हुआ, एक तो लीनियर होता है, एक अनबायस्ड होता है, एक मिनिमम वेरिएंस, इसको बेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस्ट बोलते हैं, ठीक है। और इन्हीं तीनों से मिलकर के बनता है कि ये जो हमारा लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स होता है वो ब्लू प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, मतलब बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है, ठीक है। ये जो बीटा 1 कैप बीटा 2 कैप है वो क्या है, बेस्ट है, मतलब मिनिमम वेरिएंस है, लीनियर है और अनबायस्ड है, मतलब जो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ट्रू वैल्यू दोनों इक्वल है, ठीक है। याद रखिएगा रिग्रेशन इक्वेशन में यही प्रूव किया था, ओएलएस एस्टिमेटर जो होता है वो ब्लू होता है, उसको प्रूव किया जा सकता है, बट यहाँ प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज द गिस्ट ऑफ द फेमस गॉस मार्कोव थ्योरम। गॉस मार्कोव क्या बोलते हैं कि जो हमारा ओएलएस है, मतलब ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर मेथड जो होता है, उसका जो एस्टिमेटर्स हैं वो बेस्ट होते हैं, लीनियर होते हैं, अनबायस्ड होते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। तो चलिए, तो फिर
चलिए तो अब डिस्कस करते हैं हम लोग कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, दैट इज आर स्क्वायर, है ना। ये एक मेजर है गुडनेस ऑफ फिट का, ठीक है। मतलब जो रिग्रेशन लाइन है, हाउ वेल रिग्रेशन लाइन फिट द डेटा, ये मेजर करता है कौन, कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। कहता है बर्वली कहते हैं कि आर स्क्वायर, इसको आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं, है ना। मेजर्स द प्रोपोर्शन और परसेंटेज ऑफ टोटल वेरिएशन इन वाई एक्सप्लेन्ड बाय रिग्रेशन मॉडल। मतलब वाई में जो टोटल वेरिएशन है वो कितना एक्सप्लेन किया जा रहा है, एक्सप्लेन्ड है किसके द्वारा, रिग्रेशन मॉडल के द्वारा, ठीक है ना। जैसे अगर हमारे पास दिस इज द सैंपल रिग्रेशन फंक्शन, है ना, जो कि क्या है, बीटा 1 कैप प्लस बीटा 2 कैप xi है, ये हमारा y बार है, क्लियर, ये क्या है हमारा y बार है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डेटा मान लीजिए yi, ये दिस इज द ओरिजिनल डेटा, है ना। तो रिग्रेशन लाइन तो हमारा ये वाला गया है SRF, ठीक है। यहां से अगर देखा जाए जो मीन वैल्यू है उससे कितना का वेरिएशन है, इसको कहते हैं टोटल वेरिएशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टोटल वेरिएशन। वो क्या है, वाई आई माइनस वाई बार, ठीक है। ये क्या टोटल वेरिएशन, टोटल वेरिएशन हमारा है वाई आई माइनस वाई बार, ठीक है ना। ये जो टोटल वेरिएशन है अगर देखा जाए तो देखिए ओरिजिनल डेटा तो वाई आई है और जो एस्टिमेटेड वैल्यू यहां पर है ना, एस्टिमेटेड वैल्यू हमारा क्या है, ये वाई आई कैप है, ठीक है। तो ओरिजिनल वैल्यू जो वाई आई है माइनस जो हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं, रेसिडुअल। क्या बोलते हैं, रेसिडुअल, ठीक है। ये हमारा एरर टर्म है, राइट। और ये जो हमारा है इधर, ये जो वैल्यू बचा, मतलब मीन एस्टिमेटेड वैल्यू मीन के बीच क्या डिफरेंस है, मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू वाई आई कैप माइनस मीन वैल्यू, ये है ना, ये होता है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। क्या होता है, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, ठीक है। ध्यान रखना है, अगर हम देखें यहां से पता चलेगा कि टोटल जो सम ऑफ स्क्वायर होता है, ये इसका जो स्क्वायर होगा टोटल सम ऑफ स्क्वायर, है ना, ये क्या होता है, एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर प्लस रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। याद रखिए कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, है ना, इसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अगर आप देखे हैं अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, शॉर्ट में मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर होता है, ठीक है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर का मतलब सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर, ठीक है। ये जो है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर, इसका जो सम ऑफ स्क्वायर होगा वो, और रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर का, ठीक है। और अगर दोनों तरफ हम लोग डिवाइड कर दे TSS से तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर, क्योंकि TSS बाय TSS 1 आएगा, ESS बाय TSS, यहाँ सब तरफ क्या किया मैंने, TSS डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया, TSS डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्या होगा 1 प्लस ये होता है आर स्क्वायर, ये क्या होता है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यही होता है एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ स्क्वायर। बोला था ना मैंने अभी, टोटल वेरिएशन इन वाई एक्सप्लेन्ड बाय रिग्रेशन मॉडल, वाई में जो टोटल वेरिएशन आया वो कितना एक्सप्लेन्ड है थ्रू दी रिग्रेशन मॉडल, वही होता आर स्क्वायर। तो प्लस क्या हो जाएगा RSS बटा TSS, ठीक है। तो इस हिसाब से आर स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग दे सकते हैं क्या, 1 माइनस RSS बाय TSS, ठीक है। याद रखिएगा ESS बाय TSS को हम लोग क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हुआ, तो उसी हिसाब से RSS बटा TSS जो होता है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ नन डिटर्मिनेशन। याद रखिएगा क्वेश्चन कभी आ सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से कोई क्वेश्चन दिया रहेगा आप उसको इजिली सॉल्व कर सकते हो, किसको, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को, ठीक है। बेसिकली ध्यान रखना है कि जो आर स्क्वायर है वो क्या बताता है कि जो रिग्रेशन लाइन है वो डेटा को कितना अच्छा से फिट कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। इसका फॉर्मूला आर स्क्वायर बराबर 1 माइनस RSS बटा TSS, क्लियर है। जैसे मान लीजिए अगर आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहे, ठीक है, कि एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर जो मतलब अनएक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर जो है वो 0.36 है, ठीक है। तो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होगा, ये हो गया क्या हमारा
अनएक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर, ईएसएस हो गया एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर, आरएसएस बता टीएसएस हो गया अनएक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 माइनस अनएक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर होता है जो कि आरएसएस बटा टीएसएस है, क्या होगा 0.64 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर कोरिलेशन पूछा है तो आर बराबर क्या कर देंगे रूट अंडर 0.64 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा आर बराबर रूट अंडर 0.8 आ जाए, सॉरी रूट अंडर नहीं, जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा कोरिलेशन 0.8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे है हमारे पास टॉपिक है हेट्रोसिडास्टिसिटी। देखिए ओएलएस का एक अजम्पशन था, अजम्पशन क्या था, अजम्पशन था कि जो वेरिएंस ऑफ यूआई होता है, क्या होता है वेरिएंस ऑफ यूआई, इसको ऐसे बोलिए या फिर एस्टिमेशन ऑफ यूआई का स्क्वायर बोलिए। ठीक है, वो क्या था, वो एक कांस्टेंट था। ठीक है, ये किसमें माना गया है, ओएलएस के अजम्पशन में ये माना गया था, जो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का अजम्पशन है उसमें ये माना गया था कि जो वेरिएंस होता है वो कांस्टेंट होता है, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते थे होमोसिडास्टिसिटी। क्लियर, लेकिन कहता है एक्चुअली में, ठीक है, अगर ऐसा ना हो, मतलब जो वेरिएंस ऑफ यूआई है, वेरिएंस ऑफ यूआई दैट इज एस्टिमेशन ऑफ यूआई का स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट ना हो, तो ये सिचुएशन कहलाता है हेट्रोसिडास्टिसिटी। जैसे आपने देखा था कि ये होमोसिडास्टिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या था डिस्टरबेंस का, कि इधर मान लीजिए इनकम लेवल है, इधर एक्स पर, वाई पर सेविंग है, जैसे जैसे इनकम चेंज हो रहा है वाई सेविंग डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। ठीक है, ये होमोसिडास्टिसिटी है, राइट। लेकिन अगर ऐसा ना हो, मतलब जब हमारा क्या हो हेट्रोसिडास्टिसिटी हो, तो मतलब कहता है वेरिएंस ऑफ यूआई जो कांस्टेंट नहीं होता है, मतलब यहाँ पे क्या कांस्टेंट नहीं है, ये सिग्मा आई स्क्वायर हो गया। ठीक है, आई लग गया मतलब वो वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो अब कांस्टेंट नहीं रहा, कांस्टेंट नहीं रहेगा तो उसको बोलेंगे हेट्रोसिडास्टिसिटी। क्लियर है, जैसे एग्जांपल के लिए इनकम, इधर इनकम है एक्स पे, वाई पे सेविंग है, शुरुआत में क्या होता है सेविंग ज्यादा करते, धीरे धीरे क्या होता है सेविंग घट रहा है, सेविंग डिस्ट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है। ठीक है, तो इनकम चेंज होने के साथ साथ सेविंग का जो वेरिएशन है वो भी चेंज हो रहा है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड हेट्रोसिडास्टिसिटी, है ना। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है भाई, कॉन्सिक्वेंसेस ये है सबसे पहला कि ये अभी भी अनबायस्ड रहता है, मतलब हेट्रोसिडास्टिसिटी अल्टर नहीं करता है। जो ओएलएस का प्रॉपर्टी एक था ना अनबायस्डनेस, ये भी अनबायस्ड ही होता है। ठीक है, दैट मीन जो हमारा मतलब हेट्रोसिडास्टिसिटी के केस में ओएलएस जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंसी का प्रॉपर्टी पाया जाता है। ठीक है, पहला चीज अनबायस्ड है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। बट ओएलएस एस्टिमेटर आर नो लॉन्गर मिनिमम वेरिएंस और एफिशिएंट, मतलब वेरिएंस जो होता है वो मिनिमम नहीं होता है, मतलब बेस्ट वाला प्रॉपर्टी जो है, जो बेस्ट वाला प्रॉपर्टी था वो सेटिस्फाई नहीं करता है, मतलब कि ये क्या हो जाता है इनएफिशिएंट हो जाता है। क्या हो जाता है इनएफिशिएंट हो जाता है। अनबायस्डनेस है कोई भी तो वो कहलाता है हमारा कंसिस्टेंट, लेकिन अगर जो वेरिएंस है वो मिनिमम नहीं है तो वो इनएफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि हेट्रोसिडास्टिसिटी के केस में सबसे पहला अनबायस्ड होगा, राइट, मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ बीटा कैप जो हमारा होगा, ठीक है, माइनस ट्रू वैल्यू ऑफ बीटा, वो क्या होगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू ट्रू वैल्यू दोनों इक्वल होगा, अनबायस्ड होगा, दैट मींस कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है वेरिएंस जो होता है वो मिनिमम नहीं होता है, जिसके कारण ये इनएफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है एज अ रिजल्ट द TLF टेस्ट बेस्ड अंडर द स्टैंडर्ड assumption ऑफ CLRM मतलब क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल मे नॉट बी रिलायबल। जैसे हेट्रोसिडास्टिसिटी के केस में चूंकि ये मिनिमम वेरिएंस नहीं होता है, इसके कारण टी टेस्ट और एफ टेस्ट जो होता है वो उतना रिलायबल नहीं होता है, रिजल्टिंग इन एररनेस कंक्लूजन रिगार्डिंग द स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द एस्टिमेटेड रिग्रेशन कोफिशिएंट। और इसके कारण क्या होगा गलत कंक्लूजन हमारा निकल सकता है कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या फिर नहीं है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल है सर डिटेक्शन और टेस्ट ऑफ हेट्रोसिडास्टिसिटी क्या है। तो एक तो इनफॉर्मल मेथड होता है, ग्राफिकल मेथड वगैरह जिसमें आता है,
एक होता है फॉर्मल मेथड, डायरेक्टली क्वेश्चन मैच करने देता है, ठीक है, याद रखिएगा। पार्क टेस्ट, क्लेसर टेस्ट, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट, गोल्डफेल्ड क्वांट टेस्ट, या फिर क्या है ब्रूच पैगन गोल्डफ्रेड टेस्ट, ठीक है। दीज आर सम इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ हेटेरोसिडास्टिसिटी, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि देयर इज हेटेरोसिडास्टिसिटी इन द मॉडल और नॉट, ठीक है ना। डायरेक्ट मैच करने देगा टेस्ट से क्वेश्चन, तो भाई अच्छे से याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए, कहता है इफ हेटेरोसिडास्टिसिटी सस्पेक्टेड एंड डिटेक्टेड इट इज नॉट इजी टू करेक्ट द प्रॉब्लम। कहता है अगर हेटेरोसिडास्टिसिटी का प्रॉब्लम मतलब सस्पेशियस है कि हाँ वहां पे हो सकता है, तो उसे करेक्ट करना नॉट पॉसिबल, ठीक है। इफ द सैंपल इज लार्ज, अगर सैंपल लार्ज है, वन कैन ऑब्टेन वाइट हेटेरोसिडास्टिक करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर ऑफ ऑयलस एस्टिमेटर, ठीक है, एंड कंडक्ट स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस बेस्ड ऑन दीज स्टैंडर्ड एरर्स, ठीक है। अगर सैंपल लार्ज है, वैसे केस में क्या कर सकता है, वन कैन ऑब्टेन वाइट हेटेरोसिडास्टिसिटी करेक्टेड स्टैंडर्ड एरर, है ना, उसका यूज करके और वो कंक्लूजन निकाल सकता है, ठीक है। अदरवाइज ऑन द बेसिस ऑफ ऑयलस रेसिडुअल वन कैन मेक एजुकेटेड गेस ऑफ द लाइकली पैटर्न ऑफ हेटेरोसिडास्टिसिटी, या ऑयलस रेसिडुअल का यूज करके सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, गेस कर सकता है हेटेरोसिडास्टिसिटी का क्या पैटर्न होगा, एंड ट्रांसफॉर्म द ओरिजिनल डेटा in such a way that in the transformed data there is no heterosidasticity, और गेस करके कि किस तरह का हेटेरोसिडास्टिसिटी वो जान करके उसे उस डेटा को उस प्रकार से ट्रांसफॉर्म कर सकता है जिसमें हेटेरोसिडास्टिसिटी ना हो। बट मेनली इसका कहना यही है कि अगर हेटेरोसिडास्टिसिटी सस्पेशियस है, डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो इजी नहीं होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हमारे पास अब है ऑटो कोरिलेशन। क्या है टॉपिक, ऑटो कोरिलेशन। क्या कहता है, देखिए, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में एक अजम्पशन था। क्या अजम्पशन था भाई, कि डिफरेंट ऑब्जर्वेशन का जो एरर टर्म होता है, जैसे यू आई यू जे, है ना, दे आर नॉट रिलेटेड, क्लियर, दे आर नॉट रिलेटेड, ये क्लासिकल लीनियर का अजम्पशन था। बट इफ दे आर रिलेटेड, मतलब दोनों के बीच अगर रिलेशन हो तो उसको क्या बोलेंगे, ऑटो कोरिलेशन, ठीक है। मतलब रिग्रेशन, one of the assumption of classical linear regression model is that the error term ut are uncorrelated, that is the error term at time t is not correlated with the error term at time t minus 1, मतलब t टाइम का एरर टर्म और उसके प्रीवियस टाइम का एरर टर्म, इन दोनों के बीच किसी भी प्रकार का कोई भी रिलेशन नहीं है, ऐसा माना गया था किसमें, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में। लेकिन अगर इन दोनों के बीच रिलेशन है, मतलब एस्टिमेशन ऑफ यूटी माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो उसको बोलते हैं ऑटो कोरिलेशन, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है भाई, इसमें भी क्या होता है, ऑयलस एस्टिमेटर स्टिल अनबायस्ड एंड कंसिस्टेंट, ये अभी भी अनबायस्ड रहेगा, मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ पैरामीटर विल बी इक्वल टू ट्रू वैल्यू ऑफ द पैरामीटर, और अनबायस्ड है इसका मतलब कंसिस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, दे आर स्टिल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ लार्ज सैंपल, अभी भी ऑटो कोरिलेशन होने के बाद भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मली है, ठीक है। तीसरा, दे आर नो लॉन्गर एफिशिएंट, मतलब एफिशिएंट नहीं होता है, मतलब इनएफिशिएंट होता है, क्यों, क्योंकि मिनिमम वेरिएंस का प्रॉपर्टी इसमें भी सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट, इन द केस ऑफ हेटेरोसिडास्टिसिटी द हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर बिकम सस्पेक्ट, बताया था ना कि टी टेस्ट एफ टेस्ट दोनों सस्पिशियस हो जाता है, रिलायबल नहीं होता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, सिंस द एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर में नॉट बी रिलायबल एज एसिम्प्टोटिक, इन कंसिक्वेंस द यूजुअल टी एंड एफ टेस्ट में नॉट बी वैलिड, मतलब इसमें भी जो यूजुअल टी टेस्ट और एफ टेस्ट है वो जो है वैलिड नहीं होता है, ठीक है। अब है इसका टेस्ट कैसे किया जाए भाई, तो ये जो डर्बिन वॉटसन का टेस्ट है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डर्बिन वॉटसन, जिसको डी टेस्ट भी हम लोग कहते हैं, डी स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। इन्होंने फॉर्मूला दिया है, डी इक्वल्स डी स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला है क्या, टी बराबर 2 to n ईटी, टी टाइम का एरर टर्म, टी माइनस 1 टाइम का एरर टर्म का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी टाइम का एरर टर्म का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला, राइट। और ये फॉर्मूला में जो डी का वैल्यू जो लाई करेगा वो 0 से 4 के बीच में लाई करेगा, क्लियर है।
अब इसका रिजल्ट अजम्पशंस क्या है भाई डी टेस्ट का? कहता है इन द रिग्रेशन मॉडल इंक्लूड एन इंटरसेप्ट टर्म। जो हमारा रिग्रेशन मॉडल होता है वो इंक्लूड करता है किसको? एरर टर्म को इंक्लूड करता है, ठीक है। दी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और रिग्रेसर आर फिक्स्ड इन रिपीटेड सैंपलिंग। जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है फिक्स है रिपीटेड सैंपलिंग में, राइट। द एरर टर्म यूटी फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव स्कीम, ठीक है। जो मतलब किस प्रकार से है, जो यूटी है वो रिलेटेड है प्रीवियस यूटी से, मतलब यूटी बराबर रो यूटी माइनस वन प्लस वीटी, ठीक है। जहां रो है कोफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन, ठीक है। एंड इट लाइज इन द रेंज, रो का जो वैल्यू होगा -1 से +1 के बीच लाई करेगा, ठीक है। द एरर टर्म यूटी इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो एरर टर्म यूटी है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर द रिग्रेसर डू नॉट इंक्लूड द लैग्ड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल yt, दैट इज रिग्रेसर डू नॉट इंक्लूड yt -1 yt -2 वगैरह वगैरह, ठीक है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा है, ठीक है, उसका लैग वैल्यू शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। दीज आर द अजम्पशन ऑफ डी टेस्ट, है ना। कहता है अगर डी का वैल्यू 0 से डीएल के बीच लाई करे, ठीक है, तो हम लोग रिजेक्ट करते हैं एच नॉट, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करेंगे और एविडेंस मिलता है हमें पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन का, ठीक है। यहाँ देखिए जो एच नॉट है नो पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, ठीक है, ये माना गया है, क्लियर। और एच स्टार नॉट जो है वो नो निगेटिव ऑटो कोरिलेशन है, ठीक है। अब अगर एच नॉट रिजेक्ट हो गया मतलब एविडेंस है देयर इज पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, मतलब 0 से डीएल के बीच में वैल्यू है, मतलब क्या है? पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, ठीक है। अगर डीएल से डीयू के बीच में है तो ये अनसर्टेन रीजन है, ठीक है। ये कौन सा रीजन है? अनसर्टेन रीजन, मतलब ऑटो कोरिलेशन है या नहीं है पता नहीं। और डीयू से लेकर के 4 - डीयू के बीच में हो, मतलब 2 के आसपास हो, तो डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट और एच स्टार नॉट, मतलब ऑटो कोरिलेशन जो है वो वहां पे है, ठीक है। मतलब नहीं है, सॉरी, रिजेक्ट नहीं करना, मतलब एक्सेप्ट करना। नो पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, नो निगेटिव ऑटो, मतलब 2 के नजदीक में है अगर वैल्यू डी का मतलब है किसी भी प्रकार का कोई भी ऑटो कोरिलेशन नहीं है, ठीक है ना। अगर 4 - डी से 4 - डीएल के बीच में हो तो ये भी अनसर्टेन रीजन है, पता नहीं ऑटो कोरिलेशन है भी या फिर नहीं है। अगर 4 - डीएल से लेकर के 4 के बीच में वैल्यू हो, इसका मतलब है रिजेक्ट करना है एच स्टार नॉट को, मतलब एविडेंस है निगेटिव ऑटो को रिलेशन का, मतलब निगेटिव ऑटो कोरिलेशन वहां पर है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रूच गोल्डफ्रेड बीजी टेस्ट, है ना। कहता है टू अवॉइड सम ऑफ द पिटफॉल ऑफ डर्बिन वॉटसन डी टेस्ट ऑटो कोरिलेशन, स्टैटिस्टिशियन ब्रूस एंड गोल्डफ्रेड हैव डेवलप्ड टेस्ट ऑफ ऑटो कोरिलेशन। कुछ प्रॉब्लम से डर्बिन वॉटसन टेस्ट में, उसी में ये लाया अपना थ्योरी। कहता है दैट इज जनरल इन सेंस दैट इट अलाउ फॉर नॉन स्टोचैस्टिक रिग्रेशन सच एज लैग्ड वैल्यू ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। मतलब लैग वैल्यू को लेने नहीं कहा था असम्पशन में, ये कहा कि ले सकते हैं, लेकर के कैसे बनाएंगे, है ना। हायर ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव स्कीम सच है AR1 AR2, मतलब ऑटो रिग्रेसिव स्कीम 1 ऑटो रिग्रेसिव स्कीम 2, ठीक है, सबको लेकर के हम लोग यूज कर सकते हैं। क्योंकि उसमें कहा गया था हमारा डर्विन वॉटसन टेस्ट में कि जो है फर्स्ट ऑर्डर का सिर्फ ऑटो रिग्रेसिव स्कीम लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, सिंपल और हायर ऑर्डर मूविंग एवरेज ऑफ व्हाइट नॉइज एरर टर्म, ठीक है, इनको भी इंक्लूड किया इन्होंने, ठीक है। तो इस तरह से टेस्ट है हमारे, ये सारे 2 टेस्ट बेसिकली, जिसमें सबसे अधिक इंपॉर्टेंट डर्विन वॉटसन टेस्ट का है, क्लियर। ये ऑटो कोरिलेशन का सेक्शन हुआ, ठीक है। हाँ, तो अब हमारे पास है टॉपिक मल्टी कोलिनियरिटी, ठीक है। देखिए आपको पता होगा क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल दैट इज CLRM, ठीक है, उसमें एक अजम्पशन था। क्या अजम्पशन था? कि देयर इज नो एग्जैक्ट रिलेशनशिप अमंग द रिग्रेशर, मतलब जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं, उसके बीच में किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं पाया जाता है, ठीक है, कोई एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है, ठीक है। अगर मान लो 2 वेरिएबल है x1 और x2, तो इसके बीच किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है, राइट। बट अगर इस तरह कोई रिलेशनशिप पाया जाए, अगर जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं उसके बीच रिलेशन हो, तो उसको मल्टी कोलिनियरिटी या फिर कोलिनियरिटी बोलते हैं, ठीक है। अगर कई सारे रिलेशन पाया जा रहे हैं तो वो मल्टी कोलिनियरिटी का सिचुएशन है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है भाई अगर इम्परफेक्ट कोलिनियरिटी पाया जा रहा हो, ठीक है। तो कहता है OLS
estimator are still blue. OLS estimator तो blue है, but they have large variance and covariance making precise estimation difficult. लेकिन क्या होगा, कहता है कि ब्लू प्रॉपर्टीज अभी भी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन वेरिएंस जो होगा वो काफी लार्ज होगा, कोवेरियंस काफी लार्ज होगा, जिस कारण से एस्टिमेशन काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, कहता है इम्परफेक्ट कोलिनियरिटी होने के सिचुएशन में क्या होता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल टेंड टू बी वाइडर, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है वो वाइडर हो जाता है। देयरफॉर वी मे नॉट रिजेक्ट जीरो नल हाइपोथेसिस, जो जीरो नल हाइपोथेसिस है, ठीक है, मतलब उसको हम लोग रिजेक्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। कहता है बिकॉज ऑफ वन, ये फर्स्ट वाले कारण, द टी रेशियो ऑफ वन और मोर कोएफिशिएंट टेंड टू बी स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट। ये लार्ज वेरिएंस और लार्ज कोवेरियंस होने के कारण क्या होता है, जो टी रेशियो है ना, वो क्या हो जाता है, स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। क्लियर। कहता है इवन तो सम रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर स्टैटिकली इनसिग्निफिकेंट द आर स्क्वायर वैल्यू में बी वेरी हाई। भले ही हो सकता है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है वो स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट हो, लेकिन आर स्क्वायर जो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का वैल्यू है वो काफी लार्ज होगा। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज है, कहता है द OLS एस्टिमेटर्स एंड देयर स्टैंडर्ड एरर्स कैन बी सेंसिटिव टू स्मॉल चेंज इन डेटा। मतलब अगर थोड़ा भी डेटा में चेंजेस होगा तो OLS एस्टिमेटर जो है हमारा, ठीक है, वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होगा, बदल जाएगा, स्टैंडर्ड एरर में काफी भयानक चेंजेस आना आ सकता है। ठीक है, ये है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इम्परफेक्ट कोलिनियरिटी का। ठीक है, चलिए कहता है डिटेक्शन ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी हम लोग कैसे करें भाई, कैसे डिटेक्ट करें कि इज देयर एनी, मतलब इज देयर एनी मल्टी कोलिनियरिटी और नॉट। तो कहता है पहला, कहता है द क्लियरेस्ट साइन ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी इज व्हेन आर स्क्वायर इज वेरी हाई बट नन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वेंशनल टी टेस्ट। अगर आर स्क्वायर काफी हाई हो और कोई भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है, ठीक है, वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट ना हो, है ना, अगर ऐसा है दैट मींस वहां पे मल्टी कोलिनियरिटी है। और क्या तरीका है, इन मॉडल इन्वॉल्विंग जस्ट टू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, कहता है अगर सिर्फ दो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, अ फेयरली गुड आइडिया ऑफ कोलिनियरिटी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एग्जामिनिंग द जीरो ऑर्डर और सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो सीधा भाई दो ही वेरिएबल है तो दोनों के बीच कोरिलेशन निकाल दीजिए। इफ कोरिलेशन इज हाई मल्टी कोलिनियरिटी इज जनरली द कल्प्रिट, तो मतलब कि वहां पे मल्टी कोलिनियरिटी है। ठीक है, फिर क्या है, हाउएवर द जीरो ऑर्डर कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैन बी मिसलीडिंग इन मॉडल इन्वॉल्विंग मोर देन 2x वेरिएबल। अगर दो से ज्यादा वेरिएबल हो तो वहां पे दिक्कत कर सकता है हमारा कौन, जीरो ऑर्डर कोरिलेशन, मतलब सिंपल कोरिलेशन। ठीक है, इन सिचुएशन लाइक दिस वन में नीड टू एग्जामिन द पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। हमें क्या करना होगा, पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा। कैसे, कहता है इफ आर स्क्वायर इज हाई बट द पार्शियल कोरिलेशन आर लो मल्टी कोलिनियरिटी इज द पॉसिबिलिटी। अगर आर स्क्वायर हाई है और पार्शियल कोरिलेशन लो है तो मल्टी कोलिनियरिटी का एक पॉसिबिलिटी बन सकता है। हियर वन और मोर वेरिएबल में बी सुपरफ्लोज। ठीक है, बट इफ आर स्क्वायर इज हाई and partial correlation are also high, multi collinearity may not be readily detectable। अगर r स्क्वायर भी हाई है, मल्टी कोलिनियरिटी मतलब r स्क्वायर भी हाई है, पार्शियल कोरिलेशन भी हाई है, तो वहां पे मल्टी कोलिनियरिटी को डिटेक्ट करना थोड़ा सा हमारे लिए क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, वो डिटेक्टेबल नहीं होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब आपके पास अगला टॉपिक है, वो है स्पेसिफिकेशन एरर। इसको स्पेसिफिकेशन बायस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकेशन बायस। ठीक है, कहता है जब इकोनोमेट्रिक्स मॉडलिंग होता है ना, तो वहां पे बहुत सारे मिस्टेक्स हो सकते हैं। ठीक है, पूरी तरह से आप सही है कि नहीं है उसके लिए बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ जाता है। तो एक जो इन्वेस्टिगेटर होता है, एक जो रिसर्चर होता है, जो इकोनॉमिक मॉडलिंग कर रहा है, वो कुछ गलतियां कर सकता है और उस गलतियों का खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। वो गलतियां क्या क्या हो सकता है भाई, ओमिशन ऑफ एन इंपॉर्टेंट वेरिएबल, मतलब हम लोग क्या करें, एक रेलिवेंट वेरिएबल है उसे हटा दें, मॉडल से हट जाए गलती से, तब स्पेसिफिकेशन एरर आ सकता है।
इंक्लूजन ऑफ अ सुपरफ्लोज वेरिएबल, मतलब अगर कोई इररेलेवेंट वेरिएबल हम लोग मॉडल में इंक्लूड कर दिए तब भी स्पेसिफिकेशन एरर आ सकता है। एडॉप्शन ऑफ द रॉन्ग फंक्शन फॉर्म, अगर रॉन्ग मैथमेटिकल फॉर्म रिप्रेजेंट कर दे तब भी गलती हो सकता है। इनकरेक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ एरर टर्म यूआई, अगर यूआई टर्म का रॉन्ग स्पेसिफिकेशन लिया जाए तब भी हमारा स्पेसिफिकेशन एरर आ सकता है। और एरर ऑफ मेजरमेंट इन रिग्रेशन एंड रिग्रेसर, मतलब अगर हम मेजर सही से नहीं कर पाए डिपेंडेंट वेरिएबल को या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, तब स्पेसिफिकेशन एरर आ सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर कौन सा वेरिएबल एक्सप्लेनेटरी है, कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है, ये क्लियरली डिफाइन नहीं हुआ तो वहां पे भी बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है। ये है स्पेसिफिकेशन एरर, तो ये सब स्पेसिफिकेशन एरर हो सकते हैं पांचों, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर स्पेसिफिकेशन एरर, तो आप ये 5 याद रखिएगा, ये 5 हमारे रीजंस होते हैं स्पेसिफिकेशन एरर के, ठीक है। अब उसका रिजल्ट क्या होता है भाई जब स्पेसिफिकेशन एरर हो, तो कहता है व्हेन लेजिटिमेट वेरिएबल्स आर ओमिटेड, मतलब जब जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल है वो ओमिट कर दिया गया, हटा दिया जाए मॉडल से, तो कॉन्सिक्वेंस बड़ा सीरियस होगा। क्या होगा? The OLS estimator of variable retained in the model are not only biased but inconsistent as well as, क्या होगा? तो OLS जो एस्टिमेटर होगा वो बायस हो जाएगा, जो कि OLS के खिलाफ है। OLS का जम्पसन क्या कहता था? अनबायस्ड होना चाहिए, तो यहाँ पे बायस्ड हो जाएगा और इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इसके अलावे द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ दीज कोएफिशिएंट आर इनकरेक्टली एस्टिमेटेड, और वेरिएंस और स्टैंडर्ड एरर जो होगा वो इनकरेक्टली एस्टिमेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कहता है द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंक्लूडिंग इररेलेवेंट वेरिएबल, अगर ये तो पहला था कि भाई हम लोग कोई रेलिवेंट वेरिएबल को ओमिट कर दिए, लेकिन अगर इररेलेवेंट वेरिएबल इंक्लूड कर दिए मतलब दूसरा, तब तो वैसे सिचुएशन में कहता है द एस्टिमेटर ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेलिवेंट एज वेल एज इररेलेवेंट वेरिएबल रिमेन अनबायस्ड एज वेल एज कंसिस्टेंट, तब फिर भी अनबायस्ड तो रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, एंड द एरर वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर रिमेन्स करेक्टली एस्टिमेटेड, और ये भी सिग्मा स्क्वायर भी करेक्टली एस्टिमेट होगा, ठीक है। बट द ओनली प्रॉब्लम इज दैट एस्टिमेटेड वेरिएंस टेंड टू बी लार्जर देन नेसेसरी, लेकिन जो वेरिएंस एस्टिमेट होगा ना वो काफी लार्ज होगा, मेकिंग लेस प्रिसाइज एस्टिमेशन ऑफ द पैरामीटर, ठीक है। दैट इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल टेंड टू बी लार्जर देन नेसेसरी, जितना नेसेसरी उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, डायरेक्ट सवाल पूछता है, इससे ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। कहता है टू डिटेक्ट इक्वेशन स्पेसिफिकेशन एरर, है ना। स्पेसिफिकेशन एरर को डिटेक्ट करने के कौन कौन से तरीके हैं याद रखिएगा। एग्जामिनेशन ऑफ रेसिडुअल्स, जो रेसिडुअल उसको एग्जामिन करके हम देख सकते हैं कि स्पेसिफिकेशन एरर है या नहीं है। डर्बिन वॉटसन डी स्टैटिस्टिक्स का भी यूज कर सकते हैं, रेमसेज रीसेट टेस्ट का यूज कर सकते हैं, द लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर टेस्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ब्रीफ डिस्कशन है तो बस मैं बता दिया मेथड्स कौन कौन से हैं डिटेक्ट करने के वो, ठीक है। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। तो अब हमारे पास है डमी वेरिएबल। क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है डमी वेरिएबल। क्या होता है भाई डमी वेरिएबल? कहता है आपको पता होगा रिग्रेशन जब हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस को पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो रिग्रेशन होता है, ठीक है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो सिर्फ रेशियो स्केल वेरिएबल से अफेक्ट नहीं होता है। पता है ना, रेशियो स्केल वेरिएबल शुरुआत में बता चुका हूं, वो क्या है? इनकम, आउटपुट, प्राइस, मतलब सिर्फ क्वांटिटेटिव वेरिएबल से अफेक्ट नहीं होता है, बल्कि वेरिएबल दैट आर इसेंशियली क्वालिटेटिव और नॉमिनल स्केल, लेकिन वैसे वेरिएबल से भी अफेक्ट होता है जो कि नेचर में क्वालिटेटिव हो या नॉमिनल हो। जैसे आपका रेस क्या है, सेक्स क्या है, कलर क्या है, रिलीजन क्या है, नेशनैलिटी क्या है, ज्योग्राफिकल रीजन क्या है, ठीक है। देखिए ये सब चीजें क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते आप, ठीक है। ये सब चीजें क्या होगा? क्वांटिटी में मेजर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? क्वालिटी बता सकते हैं कि हाँ किसी चीज मतलब एक क्वालिटी का प्रेजेंस है या नहीं है, सिर्फ ये बता सकते हैं। मतलब सेक्स में कोई मेल है या फीमेल है, रेस में क्या है हमारा भाई, कलर में क्या है, व्हाइट है, नॉन व्हाइट है, रिलीजन में हिंदुइज्म है या इस्लामिक है, ठीक है। ये सब हम लोग क्या है ना सिर्फ और सिर्फ बता सकते कि क्वालिटी है या नहीं है। इसको नंबर में कैसे बताएंगे? नहीं बता सकते हैं, ठीक है।
तो ऐसे सिचुएशन में कहता है कि हमारे पास कुछ तो तरीका होना चाहिए ना उसको क्वांटिफाई करने के लिए। बिल्कुल हमारे पास एक है, मतलब सच वेरिएबल यूजुअली इंडिकेट द प्रेजेंस और एब्सेंस, द प्रेजेंट और एब्सेंस ऑफ अ क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा ना, मेल और फीमेल, ब्लैक और व्हाइट, कैथोलिक और नॉन कैथोलिक, डेमोक्रेट और रिपब्लिक। ठीक है, तो ये सब नॉमिनल स्केल वेरिएबल है, मतलब क्वालिटेटिव वेरिएबल है। इसको क्वांटिफाई करने के लिए, है ना, एक आर्टिफिशियल वेरिएबल है जो कि वैल्यू लेता है किसको, 1 एंड 0 को, 1 या फिर 0 को। 1 इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ एनी क्या बोलते हैं, पोजेशन, प्रेजेंस ऑफ एनी एट्रीब्यूट्स, प्रेजेंस ऑफ एनी क्वालिटी। 0 इंडिकेट करता है एब्सेंस ऑफ दैट क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल 1 में इंडिकेट दैट अ पर्सन इज फीमेल एंड 0 में डेजिग्नेट अ मेल। 1 में इंडिकेट दैट पर्सन इज अ कॉलेज ग्रेजुएट, 0 में नॉट। तो इस तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं जो 0 और 1 का वैल्यू लेते हैं, ठीक है, इन्हें कहा जाता है डमी वेरिएबल। क्या बोलते हैं हम लोग, डमी वेरिएबल। ठीक है, सच वेरिएबल्स आर thus essentially a device to classify data into mutually exclusive categories such as male और फीमेल। तो इस तरह के वेरिएबल का यूज करके हम लोग बता सकते हैं कोई चीज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है ना। ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या, किस तरह का डमी वेरिएबल हमें यूज करना है ना, वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा। अभी बता रहा हूं आगे मॉडल पे, लेकिन पहले कुछ चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। कहता है इफ एन इंटरसेप्ट, अगर इंटरसेप्ट इज इंक्लूडेड इन द मॉडल, अगर मॉडल में इंटरसेप्ट टर्म है, जैसे मान लीजिए वाई आई बराबर अल्फा प्लस बीटा, है ना, एक्स, बीटा है खाली, मतलब कुछ भी वेरिएबल है, बीटा एक्स आई प्लस यू आई, ये इंटरसेप्ट टर्म अगर है ना, तो और अगर क्वालिटेटिव वेरिएबल में एम कैटेगरी है, मतलब जैसे कैटेगरी हम लोग देते हैं ना जी, जैसे कैटेगरी क्या दिए हम लोग, मान लीजिए मैं दे रहा हूं मेल और फीमेल, तो 2 कैटेगरी है। तो कहता है देन इंट्रोड्यूस ओनली m-1 डमी वेरिएबल। तो हमें सिर्फ और सिर्फ कितना डमी वेरिएबल यूज करना है, m-1। जैसे यहाँ 2 कैटेगरी है ना, मेल और फीमेल, तो 2-1 कितना, 1 डमी वेरिएबल यूज करेंगे, मतलब बीटा इंटू D1 आई खाली हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। फॉर एग्जाम्पल जेंडर हैज ओनली 2 कैटेगरीज, हेंस वी इंट्रोड्यूस ओनली 1 डमी वेरिएबल फॉर जेंडर, जो मैंने भी बताया। कहता इफ अ क्वालिटेटिव वेरिएबल हैज m कैटेगरी यू मे इंक्लूड m डमीज प्रोवाइडेड यू डू नॉट इंक्लूड इंटरसेप्ट इन द मॉडल। अगर इंटरसेप्ट टर्म नहीं है, ठीक है, और कैटेगरी 2 है, m नंबर ऑफ कैटेगरी है, तो m नंबर ऑफ डमी वेरिएबल यूज करेंगे, मतलब दो कैटेगरी है तो 2 नंबर ऑफ डमी वेरिएबल यूज करेंगे। ठीक है, बट जनरली क्या होता है, m-1 हमें दिमाग में रखना है। सवाल है सर अगर हम ये यूज ना करें तो अगर ये फॉलो नहीं करेंगे हम लोग तो डमी वेरिएबल ट्रैप में फंसा जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत। कहता है डमी वेरिएबल जो है वो 1 और 0 को वैल्यू को लेता है, तो वी कैन नॉट टेक लॉगरिदम, दैट इज वी कैन नॉट इंट्रोड्यूस डमी वेरिएबल इन द लॉग फॉर्म, है ना, क्योंकि देखो log 1 का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहता है चूंकि 1 और 0 का ही वैल्यू लेता है, इसीलिए हम लोग लॉग फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसमें डमी वेरिएबल 2 तरह के मॉडल को बताया गया, एनोवा और एनकोवा। ठीक है, एनोवा मॉडल मतलब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। क्या होता है, अ रिग्रेशन मॉडल में कंटेन रिग्रेसर्स, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट आर एक्सक्लूसिवली डमी और क्वालिटेटिव इन नेचर। एक मॉडल जिसमें सिर्फ डमी वेरिएबल यूज किया गया हो, ठीक है, कहां पे, रिग्रेसर में, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, तो वो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होगा एनोवा मॉडल। जैसे वाई आई इक्वल बीटा 1 प्लस बीटा 2 D2 आई प्लस बीटा 3 और D3 आई, है ना। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 डमी वेरिएबल यूज किया गया है, किसमें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। वाई यहाँ पर क्या है, वाई हमारा है सैलरी ऑफ पब्लिक स्कूल टीचर इन स्टेट। ठीक है, मतलब पब्लिक स्कूल टीचर का सैलरी है। D2 आई का मतलब क्या है, इफ द स्टेट इज इन नॉर्थ ईस्ट, है ना, अदरवाइज 0। D3 में क्या है, 1 मतलब इफ स्टेट इज इन द साउथ, अदरवाइज 0। ठीक है, वहीं एनकोवा में कहता है बहुत सारे ऐसे मॉडल है ना जो कि डमी वेरिएबल और क्वांटिटेटिव वेरिएबल दोनों से इंफ्लुएंस होता है, तो मतलब जिसमें डमी वेरिएबल भी हो और क्वांटिटेटिव वेरिएबल भी हो। ठीक है, तो इस तरह के मॉडल को हम लोग बोलेंगे एनकोवा मॉडल। क्या बोलेंगे, एनकोवा मॉडल। ठीक है,
चलिए अब हमारे पास है मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस। देखिए अभी जो मैंने शुरुआत में बताया था सिंपल रिग्रेशन मॉडल लेके चल रहे थे, मैंने डमी वेरिएबल में भी यूज भी किया है ना, ये मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, तो मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस को भी जानना जरूरी है, जिसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, है ना। क्लियर है, मतलब यहाँ वाई आई जो है हमारा ये मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है, जो कि बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई बीटा 3 एक्स आई प्लस यू आई है ना। इसके भी कुछ अजम्पशंस है भाई, जिस तरह से सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के कुछ अजम्पशन होते हैं, उसी प्रकार से मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल के भी कुछ अजम्पशंस हैं। क्या है? लीनियर रिग्रेशन मॉडल मतलब मॉडल लीनियर होगा, ठीक है। फिक्स्ड एक्स वैल्यू और सिंपली देखिए मतलब जो हमारा डिस्टर्बेंस टर्म यू आई होगा, ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारा है, ठीक है, उसके बीच किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं पाएगा। मतलब कोवेरियंस यू आई एक्स टू आई, कोवेरियंस ऑफ यू वन यू आई एक्स थ्री आई, इसके बीच कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स वी रिक्वायर जीरो कोवेरियंस बिटवीन यू आई एंड एक्स वेरिएबल, ठीक है। तीसरा, जीरो मीन वैल्यू डिस्टर्बेंस टर्म जो है एस्टिमेशन ऑफ यू आई गिवन एक्स टू आई एक्स थ्री आई जीरो होगा, ठीक है, मतलब मीन वैल्यू ऑफ डिस्टर्बेंस टर्म विल बी जीरो। होमोसिडास्टिसिटी मतलब वेरिएंस ऑफ यूआई जो होगा वो कांस्टेंट होगा, सेम एज सिंपल रिग्रेशन मॉडल। नो ऑटो कोरिलेशन मतलब कोवेरिएंस बिटवीन यूआई यूजे जो होगा वो जीरो होगा, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन मस्ट बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ पैरामीटर टू बी एस्टिमेटेड व्हिच इज 3 इन आवर करंट केस, ठीक है। मतलब क्या होना चाहिए? एन जो है ज्यादा होना चाहिए, किससे? पैरामीटर से। जैसे बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 है ना, 3 पैरामीटर है, वो ग्रेटर होना, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उससे ज्यादा होना चाहिए। सिंपल रिग्रेशन मॉडल में क्या था याद कीजिए, वहां पे वाई आई बराबर बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई ये था ना, तो यहाँ पे पैरामीटर 2 था हमारा, है ना, तो 2 पैरामीटर था, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बताए थे कि 2 से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे जितना नंबर ऑफ पैरामीटर है, ठीक है, वो ज्यादा होना चाहिए। मतलब द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन मस्ट बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ पैरामीटर। पैरामीटर 3 है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम से कम 4 होना चाहिए। नंबर ऑफ पैरामीटर 5 है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम से कम 6 होना चाहिए, ठीक है। देयर मस्ट बी वेरिएंस इन द वैल्यू ऑफ एक्स वेरिएबल, ठीक है, मतलब ये कुछ नहीं, मतलब जो एक्स वैल्यू का वेरिएबल उसमें वेरिएंस होना चाहिए। फिर है नो एग्जैक्ट कोलिनियरिटी बिटवीन एक्स वेरिएबल, मतलब नो एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन x2 x3, इन दोनों x2 x3 के बीच किसी भी प्रकार का जो है वो एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप नहीं है ना। जो मल्टी कोलिनियरिटी में बताए थे ना, वह यहीं से केस लिया गया है, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग मल्टी कोलिनियरिटी को कैसे हम लोग भाई इंटरप्रेट करते हैं। जैसे हमारे पास एक ना चाइल्ड मोर्टालिटी रेट दिया है, बीटा 1 पैरामीटर है, बीटा 2 है, पर कैपिटा जीएनपी है, बीटा 3 है, फर्टिलिटी रेट है, यूआई है, ठीक है। कोई डेटा है जहां से एस्टिमेट किया गया तो उसका एक एग्जांपल लिया गया है ना, ये एग्जांपल एस्टिमेटेड वैल्यू है। जहां पे स्टैंडर्ड एरर ये हमारा दिया हुआ, इसका बीटा 1 का स्टैंडर्ड एरर ये हो गया, बीटा 2 का स्टैंडर्ड एरर ये हो गया, बीटा 3 का स्टैंडर्ड एरर ये हो गया, आर स्क्वायर ये हो गया, एडजस्टेड आर स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। कहता है अगर देखिए ध्यान से, यहाँ पे माइनस जो 0.0056 है ये वाला, है ना, वो क्या है? इज अ पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ पीजीएनपी, मतलब पर कैपिटा जीएनपी का है, जो बताता है कि विद द इन्फ्लुएंस ऑफ फर्टिलिटी एफएलआर हेल्ड कांस्टेंट, मतलब फर्टिलिटी रेट को अगर कांस्टेंट रखा जाए, है ना, तो एज पीजीएनपी इंक्रीजेज से, मतलब मान लो ऑन एन एवरेज जो है, ठीक है, $1 अगर बढ़ता है, $1 अगर जीएनपी बढ़ता है तो फर्टिलिटी रेट जो है इतना घटेगा, मतलब 0.0056 यूनिट घटेगा, ठीक है। अगर हम लोग 1000 की बात करें, मतलब $1000 अगर जीएनपी बढ़ता है तो ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन जो अंडर एज 5 है वो 5.6% घटेगा, क्योंकि 0.0056 है ना, तो 1000 बढ़ा है पीजीएनपी तो 1000 गुना करेंगे क्या आएगा? 5.6, इतना घटेगा, चूंकि माइनस में है तो इतना चाइल्ड मोर्टालिटी रेट घटेगा, ठीक है। इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, याद रखिएगा। कहता है द टी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश कॉन्फिडेंस इंटरवल एज वेल एज टेस्ट स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस अबाउट द ट्रू पॉपुलेशन पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट। सिमिलरली द chi-square डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज्ड टू टेस्ट हाइपोथेसिस अबाउट द ट्रू वेरिएंस, ठीक है। मतलब टी टेस्ट जो है उसका यूज किया जाता है ना, कि भाई स्टैटिस्टिकल
है, सिग्निफिकेंट है या नहीं है, कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए यूज होता है ना। अगर मान लीजिए हमारा यही वाला मॉडल था, मॉडल हमारा क्वेश्चन यही था β1 β2 β3 वाला, है ना, तो टी का क्या होगा, β1 एस्टिमेटेड वैल्यू β1 माइनस β1 बटा स्टैंडर्ड डेविएशन उसका, ठीक है। अगर मैं इस पर एक क्वेश्चन ले ही लूं, जो एग्जांपल लिया हूं, β1 एस्टिमेटेड वैल्यू इतना है, कितना, 263.6416, ये एस्टिमेटेड वैल्यू β1 कैप का है, माइनस β1 नहीं दिया हुआ, जीरो हो गया, वो नहीं देगा, जीरो ले लेना है। स्टैंडर्ड एरर कितना था, β1 कैप के नीचे क्या था, 11.59 डिवाइड कर देंगे तो ये टी टेस्ट हमारा निकल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से टी टेस्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। वहीं अगर ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन चेक करना हो, मतलब ओवरऑल जो है मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल का सिग्निफिकेंसी चेक करना हो, तो वहां पे हम लोग एफ रेशियो टेस्ट का यूज करते हैं, जो कि होता है एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम होल डिवाइडेड बाय रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। ESS बाय DF जो होता है डिग्री फ्रीडम K-1 होता है, और RSS बाय N- यहाँ पे K होगा, ठीक है। ये एफ रेशियो टेस्ट का फॉर्मूला है, डायरेक्ट सवाल आया हुआ है पहले भी इससे, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला दिया है, आपके पास डेटा दिया होगा, पुट कर लोगे ना, ठीक है। चलिए, तो यहां तक मेरे समझ से कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए, तो अब आगे हम लोग देखते हैं डायनामिक इकोनोमेट्रिक्स मॉडल, ठीक है। देखिए, कहता है कि टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रीजंस के कारण क्या होता है, जो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, मतलब रिग्रेशन जो होता है, में रिस्पॉन्ड टू अ रिग्रेसर, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल विथ अ टाइम लैग। मतलब कोई भी वेरिएबल जो होगा ना, वो सिर्फ करंट टाइम का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है, वो लैग पर भी डिपेंड करता है, मतलब प्रीवियस टाइम पीरियड पर भी डिपेंड कर सकता है। मतलब YT जो है, मान लीजिए कंजम्पशन है, अल्फा प्लस β1 XT, मतलब XT यहाँ पे इनकम है, प्लस β2 XT -1 पर भी डिपेंड कर सकता है, प्लस UT ऐसा रहे, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो सिर्फ टी टाइम के इनकम पे डिपेंड नहीं, बल्कि कई बार ऐसा भी होता है कि लैग पर भी डिपेंड करता है, प्रीवियस टाइम के इनकम पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि प्रेजेंट में आपका कंजम्पशन कैसा है, अगर पहले आप बहुत अच्छा कंजम्पशन कर रहे थे, तो प्रेजेंट में भी चांसेस रहता है कि आपका कंजम्पशन ज्यादा होगा। मतलब अगर आपका पहले इनकम बहुत अच्छा था, कंजम्पशन आप ज्यादा करते थे, तो अभी आपका कंजम्पशन किस पे निर्भर कर रहा है, अभी का इनकम पर तो डिपेंड कर ही रहा है, प्लस में क्योंकि पहले इनकम ज्यादा था, जिस कारण से कंजम्पशन आपका ज्यादा था, उस पर भी इन्फ्लुएंस होगा आपका करंट कंजम्पशन, ठीक है। तो वही डायनामिक इकोनोमेट्रिक्स मॉडल में कहता है कि जब मॉडल में लैग आ जाए, ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है क्या, हमारा लैग मॉडल, ठीक है, या फिर डायनामिक या फिर लैग्ड मॉडल, राइट। ये जो लैग मॉडल होता है, दो प्रकार का होता है, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल, एक होता है ऑटो रिग्रेसिव स्कीम, ठीक है। सवाल है, डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल किसको कहते हैं, कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल में करंट एंड लैग्ड वैल्यू ऑफ द रिग्रेसर आर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, ठीक है। मतलब जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, ठीक है, वही करंट भी रहेगा और वही हमारा लैग वैल्यू भी रहेगा। मतलब YT विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस β0 XT, तो XT जो हमारा वेरिएबल है, इसी का लैग रहेगा, XT-1 XT-2 प्लस UT। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल। लेकिन ऑटो रिग्रेसिव मॉडल क्या होता है, जिसमें रिग्रेशन अपीयर्स एज एन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, मतलब जिसमें क्या होगा, जो लैग वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा ना, वो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के रूप में भी दिखेगा, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में। मतलब YT किसका फंक्शन है, अल्फा प्लस बीटा XT, टी टाइम का x वेरिएबल, प्लस YT-1 प्रीवियस टाइम का YT प्लस UT। सिंपल देखिए, मान लीजिए कंजम्पशन है, ये इनकम है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर वाला कंजम्पशन है, तो अभी करंट कंजम्पशन प्रीवियस कंजम्पशन पर भी डिपेंड करता है। तो जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, उसका लैग जो है, उसका लैग जो YT-1 है, ये एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के रूप में हमें दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे मॉडल को क्या बोलेंगे, ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल में जो हमारा एक्सप्लेनेटरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसी में सारा लैग है,
ऑटो रिग्रेसिव स्कीम में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो उसका भी लैग रहेगा, साथ ही साथ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दूसरा भी रहेगा। क्लियर है? कहता है जो प्योरली डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल अगर है, अगर प्योरली डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल है, राइट, जिससे मतलब एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स जो है सारे के सारे एक्सटी वाला टर्म है, ठीक है, कैन बी एस्टिमेटेड बाय ओएलएस, ये ओएलएस के द्वारा एस्टिमेट किया जा सकता है। बट इन दैट केस देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ मल्टी कॉलिनियरिटी, लेकिन उसमें क्या होता है, मल्टी कॉलिनियरिटी का प्रॉब्लम पाया जाता है। ठीक है, कहता है एज अ रिजल्ट सम शॉर्टकट मेथड, जो है कुछ मेथड्स हैं जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है टू एस्टिमेट दैट टाइप ऑफ मॉडल, है ना। ये इंक्लूड होता है क्वेक मॉडल, अडप्टिव एक्सपेक्टेशंस मॉडल, पार्शियल एडजस्टमेंट मॉडल। ठीक है जिसमें क्वेक पूरी तरह से अल्जेब्रिक है, अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन और पार्शियल एडजस्टमेंट वाला जो है टर्म, ठीक है, वो जो है किस पे बेस्ड है, इकोनॉमिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक है, कहता है यूनिक फीचर ऑफ क्वेक, अडेप्टिव और पार्शियल एडजस्टमेंट का क्या है कि वो सारे के सारे जो है ना वो ऑटो रिग्रेसिव फॉर्म में है होते हैं। ठीक है, ऑटो रिग्रेसिव मतलब एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल का ही लैग रहेगा एक्सप्लेनेटरी में, और दूसरा वेरिएबल जो हमारा एक्स है वो भी हमारा रहेगा। ठीक है, कहता है ऑटो रिग्रेसिवनेस जो है पोजेस एस्टिमेशन चैलेंज, इसमें क्या है, एस्टिमेशन चैलेंज जो है वो पाया जाता है। इफ लैग्ड रिग्रेशन इज कोरिलेटेड विद द एरर टर्म, अगर जो लैग्ड रिग्रेशन है मतलब डिपेंडेंट जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका लैग वैल्यू जो है वो अगर एरर टर्म के साथ रिलेटेड हो जाए, ठीक है, तो वैसे केस में ओएलएस एस्टिमेटर जो है वो बायस्ड होगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो वही कहता है बायस एंड इनकंसिस्टेंट आर द केस विद द क्वेक एंड अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। क्वेक मॉडल और अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन दोनों में ये बायसनेस और इनकंसिस्टेंसी का समस्या पाया जाता है। बट जो हमारा पार्शियल एडजस्टमेंट मॉडल है उसमें जो है वो कंसिस्टेंट होता है ना, उसमें इनकंसिस्टेंसी नहीं पाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हमारे पास है साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल। देखिए होता क्या है ना, अभी तक जितनी भी चीजें आपने पढ़ा अभी तक मेनली, ठीक है, वो सिंगल इक्वेशन मॉडल था, एक ही इक्वेशन लेते थे वही मॉडल था। लेकिन जब क्या होता है ना इन साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल मोर देन वन डिपेंडेंट और एंडोजेनस वेरिएबल इज इन्वॉल्व, मतलब एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो, है ना, नंबर ऑफ इक्वेशन जो है वो कई हो सकते हैं। ठीक है, नेसेसिटिंग एज मेनी इक्वेशन एज द नंबर ऑफ इंडोजेनस वेरिएबल, जितना इंडोजेनस वेरिएबल है उतना ज्यादा मतलब इक्वेशन होगा। ठीक है, कहता है एक यूनिक फीचर होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल में कि जो इंडोजेनस वेरिएबल होगा इन वन इक्वेशन में अपीयर एज एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इन अदर इक्वेशन। एक मॉडल में जो इंडोजेनस है दूसरे में वो क्या होगा, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल रहेगा। जैसे देखिए कंजम्पशन फंक्शन यहाँ सीटी ये इंडोजेनस वेरिएबल है, बीटा नॉट बीटा 1 yt प्लस यूटी, मतलब सीटी किसका फंक्शन है, सीटी जो है वो फंक्शन है किसका, yt का। तो यहाँ पे ये इंडोजेनस वेरिएबल है और yt इनकम आइडेंटिटी भी होता है क्या, ct प्लस it, मतलब ये सेविंग के बराबर है। तो ये भी किसका फंक्शन है, ये हमारा ct का भी फंक्शन है और it का भी फंक्शन है। मतलब क्या हो गया कि ये जो इंडोजेनस वेरिएबल है इस इक्वेशन में वो क्या बन गया, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल बन गया। ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये एक मॉडल तो नहीं है ना, कई मॉडल्स है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ये जो हमारा ct और yt ये दो है, ये दोनों के दोनों क्या है, हमारा इंडोजेनस वेरिएबल है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, कहता है एज अ कॉन्सिक्वेंसेस सच एन इंडोजेनस एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल बिकम स्टोचैस्टिक एंड इज यूजुअली कोरिलेटेड विद द डिस्टर्बेंस टर्म। और ऐसे सिचुएशन में जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है वो एरर टर्म के साथ कोरिलेटेड होता है। ठीक है, और इस सिचुएशन में जो क्लासिकल ओएलएस मेथड है वो अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, मतलब वैसे सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता है, अप्लाई करेंगे तो बायसनेस का समस्या आ सकता है। ठीक है, अब हमारे पास आइडेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम है। देखिए कहता है आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम का मतलब होता है वेदर न्यूमेरिकल एस्टिमेट ऑफ द पैरामीटर जो है ऑफ अ स्ट्रक्चर इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द एस्टिमेटेड रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट। मतलब जो इक्वेशन है उसका रिड्यूस फॉर्म होता है, मुझे उम्मीद है आपको रिड्यूस फॉर्म का मतलब पता होगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसको जल्दी से जल्दी बता रहा हूँ आपको पूरा कंप्लीट इकोनोमेट्रिक्स, तो ऑब्वियस सी बात है उतना डिटेल में यहाँ पे नहीं जा पाऊंगा, है ना।
तो कहता है कि जो न्यूमेरिकल एस्टिमेट ऑफ पैरामीटर्स होता है स्ट्रक्चरल इक्वेशन का, है ना, क्या इसे रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ से मापा जा सकता है? इफ दिस कैन बी डन वी से दैट पर्टिकुलर इक्वेशन इज आइडेंटिफाइड। मतलब जो न्यूमेरिकल एस्टिमेट ऑफ पैरामीटर ऑफ द स्ट्रक्चरल इक्वेशन है, इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द एस्टिमेटेड रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट, तो कहेंगे कि ये आइडेंटिफाइड है, नहीं तो इसका मतलब अंडर आइडेंटिफाइड है। ठीक है, सवाल है सर कैसे निकाला जाए आइडेंटिफिकेशन, डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन देता है तो ऑर्डर कंडीशन एक हमारा है, ये जान लीजिए आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, 3 टर्म इसमें हम ले रहे हैं, एक जी है, एक के है, एक एम है। जी का मतलब है टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन, मतलब टोटल नंबर ऑफ इंडोजेनस वेरिएबल, जितना नंबर ऑफ इक्वेशन होगा मतलब उतना नंबर ऑफ इंडोजेनस वेरिएबल है। के का मतलब नंबर ऑफ टोटल वेरिएबल इन द मॉडल, वेरिएबल कितने, टोटल वेरिएबल कितने हैं मॉडल में। ठीक है, मतलब इंडोजेनस एक्सोजेनस दोनों वेरिएबल। ठीक है, एम का नंबर ऑफ वेरिएबल इंक्लूडेड इन द पर्टिकुलर इक्वेशन, मतलब पर्टिकुलर इक्वेशन में इंडोजेनस और एक्सोजेनस वेरिएबल कौन कौन से हैं, यूआई को नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, अगर k माइनस एम ग्रेटर देन g माइनस वन हो, k माइनस एम इज ग्रेटर देन g माइनस वन, तो इसको बोलेंगे ओवर आइडेंटिफाइड। अगर k माइनस एम बराबर g माइनस वन हो तो उसको बोलेंगे एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड या जस्ट आइडेंटिफाइड। अगर k माइनस वन लेस देन g माइनस वन तो अंडर आइडेंटिफाइड। इसका क्या मतलब हुआ, k माइनस एम अगर हमारा ग्रेटर इक्वल्स g माइनस वन है, ये सिचुएशन में क्या आइडेंटिफाइड है। ठीक है, अगर ग्रेटर है तो ऑब्वियस ग्रेटर है तो हमारा होगा ओवर आइडेंटिफाइड, अगर इक्वल है तो जस्ट या एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए इस पे, तो ये दिया हुआ है, पता करना कि इक्वेशन नंबर 1 है ये आइडेंटिफाइड है कि नहीं है। इस तरह पूछ देगा आपको क्वेश्चन में एग्जाम में कि किसी एक इक्वेशन के बारे में बताइए। ठीक है, तो भाई सबसे पहला बात क्या कहता है, जी टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन, कितने इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है, तो जी बराबर कितना हो गया 3, इंडोजेनस वेरिएबल 3 हमारे हैं। फिर क्या है, के क्या है, टोटल नंबर ऑफ टोटल वेरिएबल इन द मॉडल, वेरिएबल कितने हैं, y1 y2 y3 x1 x2 x3, इतना ही वेरिएबल है ना, तो कितना हो गया हमारा, ये क्या माने तो उसको के हमारा कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, m नंबर ऑफ वेरिएबल इंक्लूडेड इन अ पर्टिकुलर इक्वेशन, हम किस इक्वेशन की बात कर रहे हैं 1 का, तो m में कितने वेरिएबल है, इंडोजेनस एक्सोजेनस, एक हो गया y1 एक हो गया y2 x1 x2, कितना हो गया 4 है ना, u को नहीं लेना है। ठीक है, क्लियर। तो भाई देखिए क्या था हमारा कंडीशन, k माइनस एम निकालना है, तो यहाँ पे k माइनस एम निकालेंगे क्या होगा 6 माइनस 4 कितना आ गया 2, फिर g माइनस 1 करेंगे कितना होगा, g कितना है 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। देखिए तो k माइनस एम इक्वल है किसके, इक्वल है g माइनस 1 के, है ना। जब ये दोनों इक्वल होता है क्या था, एग्जैक्ट या फिर जस्ट आइडेंटिफाइड था, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, इक्वेशन 1 जो है वो जस्ट या फिर एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड। ठीक है, अब इक्वेशन 2 आइडेंटिफाइड है कि नहीं है, इक्वेशन 3 है कि नहीं है, ये आप खुद इसी तरीके से चेक करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब एक कंसेप्ट होता है इसी में टाइम सीरीज एनालिसिस में है, स्टेशनरी एंड नॉन स्टेशनरी। कहता है अ रैंडम और स्टोचैस्टिक प्रोसेस इज अ कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल ऑर्डर्ड इन टाइम। ठीक है, कहता है अ रैंडम और स्टोचैस्टिक प्रोसेस जो है, ठीक है, स्टोचैस्टिक प्रोसेस क्या है, कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, जब रैंडम वेरिएबल को ओवर टाइम पीरियड के रूप में ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो वो होता है स्टोचैस्टिक प्रोसेस, है ना। कहता है एक स्टोचैस्टिक प्रोसेस इज सेड टू बी स्टेशनरी, वो जो स्टोचैस्टिक प्रोसेस है वो स्टेशनरी कहा जाता है कब, इफ मीन एंड वेरिएंस आर कांस्टेंट ओवर टाइम एंड वैल्यू ऑफ कोवेरिएंस बिटवीन द टू टाइम पीरियड डिपेंड ओनली ऑन द डिस्टेंस और गैप और लैग बिटवीन द टू टाइम पीरियड। मतलब मीन और वेरिएंस कांस्टेंट होगा, ठीक है, और जो कोवेरिएंस का वैल्यू होगा बिटवीन द टू टाइम पीरियड डिपेंड ओनली, दोनों के बीच में कितना गैप है सिर्फ उसी पे डिपेंड करेगा, एंड नॉट द एक्चुअल टाइम एट विच द कोवेरिएंस इज कंप्यूटेड, एक्चुअल पे नहीं। ठीक है, इन शॉर्ट में कहता है टाइम सीरीज में कहा गया है ऐसे स्टोचैस्टिक प्रोसेस इज नॉन एज वीकली स्टेशनरी और कोवेरिएंस स्टेशनरी और सेकेंड प्रोसेस स्टेशनरी। ठीक है, अगर मीन वेरिएंस और कोवेरिएंस सारे के सारे कांस्टेंट हो, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ yt है ये कांस्टेंट है हमारा म्यू, वेरिएंस जो है सिग्मा स्क्वायर ये भी कांस्टेंट, कोवेरिएंस ये सिर्फ जो है t
और टी प्लस के इसके बीच का जो गैप है सिर्फ उसी पर डिपेंड करता है, मतलब कांस्टेंट है वो भी, ठीक है। तो भाई फिर नॉन स्टेशनरी क्या है, कहता है नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज जो होगा हमारा, ठीक है, विल हैव अ टाइम वेरिंग मीन और टाइम वेरिंग वेरिएंस और बोथ, मतलब जिसमें मीन वेरी करे, मीन कांस्टेंट ना हो, या फिर वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट ना हो, या फिर दोनों ही कांस्टेंट ना हो, है ना। कहता है स्टेशनरिटी कैन बी चेक्ड बाय फाइंडिंग आउट इफ द टाइम सीरीज कंटेन अ यूनिट रूट, है ना। कहता है स्टेशनरी को चेक किया जा सकता है इसके थ्रू कि अगर यूनिट रूट है तो वहां से हमें पता चल सकता है स्टेशनरी है या नहीं है। द डिकी फुलर टेस्ट एंड द ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट कैन बी यूज दिस पर्पस, है ना। ऐसे सिचुएशन में हम लोग डिकी फुलर टेस्ट भी यूज कर सकते हैं स्टेशनरी है कि नहीं ये चेक करने के लिए, ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज और सख्त लगता है छूट गया है आपका, नहीं चलिए हो गया, ठीक है। तो ये सारे आपके प्रॉब्लम्स थे, है ना, इकोनोमेट्रिक्स का कंप्लीट मैंने डिस्कस कर दिया है। आगे कुछ वीडियोस लेकर आऊंगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, है ना। तो वही मुझे उम्मीद है ये जो वीडियो है आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, है ना। दोस्तों तक शेयर कीजिए, है ना। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।